हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? ओके, यस ऑडिबल। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? सब कुछ ओके है। 1 मिनट करना ही होगा इसको। ये तो साउंड में कोई गड़गड़ाहट तो नहीं है? गड़गड़ाहट, सरसराहट, फरफराहट कुछ है तो नहीं? साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है? गड़गड़ाहट, सरसराहट, फरफराहट कुछ है तो नहीं? परफेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, क्योंकि आज फैन चल रहा है सर पर, वो धड़ 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 आवाज कर रहा है इसलिए। ठीक है, तो मुझे लगा शायद उसकी साउंड आ रही होगी। ओके। समझे? हाँ, नमस्कार बेटा, नमस्कार। हाँ, आज क्लास में 3 बजे शिफ्ट की थी। ठीक है, आज पता भी आपको नवमी है, राम नवमी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हाँ थोड़ा पूजा चलता है, थोड़ा इसका है ना, तो टाइम लगता है। तो आज क्लास थोड़ी सी शिफ्ट की है मैंने। ओके, पर आज जबरदस्त तरीके से चीजों को सेट करते हुए हम आगे चलेंगे। ओके, तो आज का टारगेट देख लो क्या क्या है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एंड करेंगे और न्यूक्लिक एसिड समझ रहे हो ना? प्रोटीन पूरा एकदम सेट कर दूंगा। और सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, संडे को जो टेस्ट हो रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट तक पूरा बायोमोलिक्यूल आ रहा है, अप टू कार्बोहाइड्रेट, जिस सीक्वेंस में मैंने कराया है। ठीक है, अप टू कार्बोहाइड्रेट। डेली 3 PM में करो सर। अच्छा, डेली ऐसा क्यों? शाम को एक्चुअली वाईटी पे क्लास होती है। ठीक है, तो आज भी वाईटी पे लगी हुई है, पूरा स्केलेटल सिस्टम वन शॉट में मैं कराने वाला हूं। समझे? हाँ, हो गया, पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, हाँ। हाँ, आज वाईटी पर सेशन लगा हुआ है शाम को 8:30 बजे, 8:30। अगर पूरा ह्यूमन स्केलेटन वन शॉट में 1.5 घंटे में सेट करना है तो भाई आ जरूर जाना। और सेशन लगा हुआ है, लाइक कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले हमने बात की थी लास्ट, भाई लास्ट लेक्चर में क्या कराया था हमने? प्रोटीन लगभग लगभग करा दिया था। कुछ लास्ट के कुछ कंसेप्ट एक बच्चे ने मुझे बताया भी, सर थोड़ा सा वो हाइड्रोजन बॉन्ड में कंफ्यूज हो रहा। तो मुझे लगा कि यार अगर बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मैं मान के तो तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ऐसा मान के चलता हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डर गया। ठीक है, तो क्योंकि मैंने लास्ट में बताया था ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? फोल्डिंग का डिफरेंस होता है और बॉन्डिंग का डिफरेंस होता है। ठीक है, फोल्डिंग और बॉन्डिंग। और आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, फोल्डिंग, बेंडिंग और एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, तो चलो मैंने आज कहा कि बेटा मैं लेक्चर में बता दूंगा तुझे। ठीक है, क्योंकि औरों को भी बता दूंगा, हो सकता है तेरे से और बच्चे भी हों, तेरे पास नंबर था, तूने कांटेक्ट कर लिया। हो सकता है कुछ बच्चों के पास नंबर ना हो, ठीक है, वो भी जानना चाह रहे हो। साउंड में कोई दिक्कत है बेटा क्या? बहुत बढ़िया। सेशन के बाद अगर तू नीट एडवांस से प्रैक्टिस कर रही है ना बेटा, जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी तेरी। ठीक है, ओके। और मैं भी देखो अभी बहुत जल्दी तुम्हारी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ 11 खत्म होगा ना, तो 11 खत्म होते ही 12th चालू करूंगा और 11th का मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, रिवीजन तो मैं अभी वाईटी पे करा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, आज ह्यूमन स्केलेटन है और आगे जाकर के मैं आपकी प्रैक्टिस सेशन और कुछ चालू करने वाला हूं, जिससे कि मल्टीपल तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, वो सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। आ जाओ, रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या करा दिया? ठीक है, लास्ट लेक्चर मैं बायोमोलिक्यूल को एक कंसाइज फॉर्म में वो लेकर के आऊंगा आपके पास। ठीक है, हाँ, वन शॉट में या टू शॉट में एक कंसाइज फॉर्म में, जिससे कि एक बार रिवीजन और करा पाऊं। पर मैं रोज रिवीजन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपका परफेक्ट हो जाए। जितना मैं करा रहा हूं उतना अगर आप कर लिए तो नीट तो छोड़ो, आसपास के एग्जाम भी सारे आप दे लोगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ, इससे भी डीप कराया जा सकता है, पर आप वो एमबीबीएस में करो तो ज्यादा बेटर है। अभी इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी वो चीज आनी नहीं है। ठीक है, वो एमबीबीएस में करा लेंगे। ठीक है, पर हाँ बेसिक मैंने पूरा करा दिया है। जैसे एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी अभी लेके चलूंगा मैं। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि पेप्टाइड बॉन्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए।
फंक्शन ऑफ प्रोटीन आ जाएगा बेटा, क्यों टेंशन कर रहा है? ऐसा होता है कुछ छोड़ दूं मैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बता दीजिए। और हाइड्रोफोबिक क्या? ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है माइसेल्स तो पढ़ा चुका हूं ना, ठीक है। हाइड्रोफिलिक जैसे आपने लिपिड को डाल दिया, ठीक है, वाटर के अंदर। जो हाइड्रोफोबिक है वो आपस में सारे सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है। अंदर आ गया हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक वाला बाहर बाहर चला गया, तो सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये तो एप्लीकेशन सिंपल, मतलब हम लोग नहीं, घी की ड्रॉप पानी में डाल करके हिला देते हैं तो सारा सारा मैसेज बन जाते हैं। नहीं नहीं, हिंदी की एनसीईआरटी से तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, हिंदी की एनसीईआरटी सही नहीं है दीपक बेटा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैंने बताया कि एक्चुअल में पेप्टाइड बॉन्ड बनते कैसे हैं। एक कॉमन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, हमने एल्काइल ग्रुप की बात नहीं की है, क्योंकि सारे अमाइनो एसिड में जो अंतर है वो एल्काइल ग्रुप का अंतर है, बाद बाकी का सब कॉमन स्ट्रक्चर है। अगर मैं इन अमाइनो एसिड को जोड़ता जाऊंगा, जो 20 प्रकार के हो सकते हैं, तभी तो प्रोटीन को हेट्रोपॉलीमर बोला है। हमने क्या बोला है? हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर नहीं बोला, होमोपॉलीमर नहीं बोला, हेट्रोपॉलीमर बोला है प्रोटीन को। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा वेंटिलेशन और कर दूं, आज एक्चुअल में एसी नहीं काम कर रहा, ठीक है, तो बस फैन और खिड़की के वेंटिलेशन से काम चला रहा हूँ, ठीक है। सर नींद पूरी नहीं हो रही, क्या करूं? भाई सो ले, ठीक है, नींद पूरी करनी जरूरी है। 6 घंटे की नींद बहुत बढ़िया वाली होनी चाहिए, बेस्ट है, ठीक है। जिसकी नींद 6 घंटे की परफेक्ट वाली होती है बिना सपने देखे, तो समझ लो उसका ब्रेन की एफिशिएंसी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा होती है। नींद पूरी करो भाई, ठीक है। चलो आ जाओ। तो बेटा मैंने कहा अमाइनो एसिड जब भी जुड़ते हैं, ठीक है, तो यहां पर COOH और NH2, एक H2O क्या होगा? निकल गया, और यहां बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर बिल्कुल। और ये आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला कंसेप्ट तो पता ही होगा, थोड़े बहुत तो चीज जानते ही होगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन के ऊपर जब भी, ठीक है, कार्बन कार्बन के बाद कोई भी मतलब कार्बन होगा, उसमें अगर ऑक्सीजन है COOH, तो ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, समझना मेरी बात। क्योंकि ये निगेटिविटी, निगेटिविटी मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षम है, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। और हमेशा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड होगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड होगा, ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी पार्शियली डबल बॉन्ड बनाएगा। इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड जैसा बिहेव करता है, जो एक कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट, भाई दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट और नॉन कोवलेंट, ठीक है। नॉन कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग नॉन कोवलेंट बॉन्ड, वीक नॉन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कल मैंने हेयर वाला कंसेप्ट बताया भी था आपको, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडल वार फोर्सेस, ठीक है, ये वीक नॉन कोवलेंट बॉन्ड है, समझे, वीक नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड की बात करता हूं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नॉन कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये तो आपने बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ी रखा होगा ना, केमिकल बॉन्डिंग, समझ गए ना। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक रेजोनेंस, ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी ये पार्शियली डबल बॉन्ड होगा। यानी जब भी ये प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्चरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा ना, तो यहां से बेंडिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। पेप्टाइड बॉन्ड से फोल्डिंग या बेंडिंग नहीं होती, बेंडिंग हमेशा शाई या फाई, सीसी साई, एनसी फाई, यहां से बेंडिंग होती है, ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। COOH का OH निकला और NH2 का H निकला, ठीक है, एक वाइटर निकल गया और बन गया पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड के बीच में, ठीक है। फिर मैंने यहां पर शाई और फाई को बताया, शाई और फाई 180 ऐसे मुड़ सकते हैं या 180 ऐसे मुड़ सकते हैं, ठीक है, ओके। 180 180 प्लस माइनस बेंडिंग हो सकती है, पर ध्यान रखना कार्बन कार्बन के बीच में शाई, सीसी शाई, CN फाई, सीसी शाई, CN फाई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ओके। तो यहां तक ध्यान रखना आपको, यहां तक कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड दिखाई दिया है, बेंडिंग यहां से होगी, यहां से होगी, 180 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस लिख भी दिया है मैंने, काम का है पॉइंट, टिपिकल करेंगे तो यहां से करेंगे। हर प्रोटीन के दो छोर होते हैं, एन छोर सी छोर, जिस छोर पर NH2 फ्री होगा एन छोर, जिस छोर पर COOH फ्री होगा सी छोर, मतलब एन टर्मिनस और सी टर्मिनस, क्लियर है।
मैंने बताया भी था, बाइंडिंग की बात कर रहा था मैं। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या तो स्पाइरल फॉर्म में होगा, हेलिकल फॉर्म में, या बीटा प्लेटेड शीट होगा, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, क्लियर है बिल्कुल। या 3D स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। और एक से ज्यादा 3D स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा 3D स्ट्रक्चर जब मिलकर के कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड मिलकर के कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, या एक से ज्यादा प्रोटीन मिलकर के कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? तो भाई इन सब में हो क्या रहा, बेंडिंग ही तो हो रही है। तो बेंडिंग हमेशा साई होगी या फाई होगी, ठीक है? पेप्टाइड बोन से बेंडिंग नहीं होगी। आई आई या नहीं आई, ये बताओ। चलो, अभी मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा ना, उसमें बीएमएस प्राइम प्रैक्टिस सेशन में दूंगा होमवर्क के लिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन, होम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है? उसमें मैं ले लूंगा उसको, स्पेशली एक सेशन ही कर दूंगा उसका पूरा डेडिकेटेड। अब आ जाओ, फिर मैंने लास्ट में फाइनली बताया था, हिट्रोपॉलीमर बताई थी मैंने, इन अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर भी मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है? फिर मैंने एक मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाया, ठीक है? एक बच्चे को पता होना चाहिए कॉमन अमाइनो एसिड का, जनरल अमाइनो एसिड का, उसमें सारे की अलग अलग होगा। एक जनरल अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 128, ठीक है? तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आप सब जानते हो 18 होता है, ठीक है? फिर मैंने कहा कि एक 5 अमाइनो एसिड की चेन, अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो 18 निकाल दो, 110 हो गया। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन ऑफ 5 अमाइनो एसिड इन चेन या रिंग के अंदर 5 अमाइनो एसिड का, तो मैंने इसको निकालना सिखाया है आपको कि अगर चेन होगी तो कितने पेप्टाइड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड निकाल लो, ठीक है? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 4 होंगे, यहां नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 5 होंगे, सिंपल सी बात है। तो 128 इंटू 5 ये आ गया, और 18 इंटू 4 घटा दो, निकल के आ गया। ऐसे यहाँ पर 128 इंटू 5, क्योंकि 5 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे रिंग के अंदर, भाई इंटू कर दिया ना, 90 घटा दो, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ठीक है? ये पुराने क्वेश्चंस लगाओगे बीएचयू, एएमयू, एम्स, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है? तो कई बच्चे पीवाईक्यू लगाते हैं, तो उनको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि ये तो सब जगह पूछा जाता है, केमिस्ट्री हो कुछ भी हो, ये तो आना भी चाहिए आपको, बेसिक बात, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहा हूं। फिर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात की थी, मैंने कहा था अगर आप किसी भी चीज के स्ट्रक्चर की बात करते हो, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करते हो, ठीक है, तो केमिस्ट्री में 1D स्ट्रक्चर देखते हो मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं 2D की बात करोगे। हाँ, जब फिजिक्स पढ़ोगे तो 3D स्ट्रक्चर तक की बात कर सकते हो, यस। पर अगर बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो बायोलॉजी में प्रोटीन के स्ट्रक्चर के 4 फॉर्म होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, यस, ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है? यानी यहाँ पर 2D, 3D और 4D भी होता है, ठीक है? 4D का मतलब है कई 3D के मिलने से जो बनता है, ठीक है? तो वो मैं डिटेल में समझाने वाला हूं आपको कैसे। फिर मैंने बताया था, कई बच्चों ने कल कमेंट भी किया था, सर प्रोटीन जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है ना, वो किस पर बेस्ड होती है? तो कोडॉन, कोडॉन आपने पढ़ा होगा, ठीक है? जेनेटिक जेनेटिक कोड हम जो कहते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से एक जेनेटिक कोड बनता है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिसाइड करता है। तो डीएनए के ऊपर वही तो कोड बने हुए हैं, उससे क्या बना हुआ है? जैसे मानो कहीं ए बी सी डी लिखे हुए हैं अक्षर, ठीक है, उनको डी कोड करना है, तो आपको पता होना चाहिए MANISH ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है? तो उसका मतलब क्या होगा? मनीष, तो मनीष वाला कोड ऑन आ जाएगा। फिर DUBEY कहीं कोड बन रहा था, मतलब दुबे, तो मनीष के बाद दुबे जोड़ दोगे। ऐसे ही तुम आगे जो चीजें आती जाएंगी उसके अमाइनो एसिड को जोड़ते जाओगे तो एक सीक्वेंस बन जाएगी अमाइनो एसिड की, जो एक प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सिंपल सी बात, बॉडी की सारी प्रोटीन ऐसी तो बनती हैं, बॉडी की सारी प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन मिलनी किसके पास होता है, जरा बताओ? डीएनए के पास। डीएनए उससे प्रोटीन कैसे बनाएगा? पहले डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए राइबोसोम की हेल्प से, ठीक है, राइबोसोम की हेल्प से जो कोडॉन है उनको जोड़ जोड़ के, मोतियों को जोड़ जोड़ के एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, उसको प्रोटीन बोलते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म है, डीएनए से आरएनए बना, इसके पास कोडॉन होते हैं, ठीक है, जेनेटिक कोड जो लेकर के आते हैं, ये बाहर आएंगे, राइबोसोम की हेल्प से क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। जो कोडॉन एमआरएनए पे होगा वही तो अमाइनो एसिड जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे। जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर
कहते हैं। तो मैंने कहा भी था प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो कोवलेंट इंटरेक्शन है, कोवलेंट बॉन्ड है, सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जा रहे हैं, इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैंने, अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्म में इससे पहले बना चुका हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैं बना के दिखा चुका हूं आपको, ये है दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गई इसकी। चलो वापस आते हैं, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। मैंने कहा इसी जो सिंपल व्हाइट व्हाइट चलो है मेरे पास, इससे काम चला लेते हैं, ये भी ब्लैक है, व्हाइट ही दिखेगा क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है। देख पा रहे हो क्या? हाँ अब देख पा रहे होगे। ये स्ट्रेट चेन आ गई, इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर मैं इसी स्ट्रेट चेन को हेलिकल फॉर्म में अरेंज कर दूं, किस फॉर्म में? हेलिकल फॉर्म में अरेंज कर दूं, हेलिकल फॉर्म में अरेंज कर दूं, हेलिक्स की फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में अरेंज कर दूं, ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज कर दूं इस तरीके से, हेलिक्स की फॉर्म में, समझ गए होगे यार। तो हेलिकल फॉर्म में अगर मैं इसको अरेंज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा ये? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म में भी होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो हेलिकल फॉर्म में भी होता है, ठीक है, जहां पर इसको स्टेबल करने के लिए, हेलिक्स को स्टेबल करने के लिए, भाई कोवलेंट बॉन्ड तो है ही यहां पर इन हेलिक्स फॉर्म में स्टेबल करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों होते हैं। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर, मैंने कमेंट पढ़े थे आपके, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां नजर आ रहा है, तो मैं समझ गया उसको ये नहीं पता कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किस किस के बीच में, ठीक है। तो मैं सोचा चलो आज बता दूंगा मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बेसिक है भाई, सारी चीजें बन किसके बीच में रही है? अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड के आसपास क्या निकल रहे हैं, ठीक है, आप जान रहे हो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके आसपास जो चीजें निकल रही है बाहर, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन के संग इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो आपस में क्या बन रहे हैं? वीक इंटरेक्शन बन रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो यही पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो वीक इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, ठीक है, और वंडरवल फोर्सेस आते हैं, पर यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो हेलिक्स बन गया, ये राइट हैंडेड होगा, लेफ्ट हैंडेड, ध्यान रखना है। अल्फा हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, सिंगल अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड होता है, ठीक है, पर कई प्रोटीन ऐसी होती है उसमें कई अल्फा हेलिक्स मिलकर के एक लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। जैसे हेयर की बात करूं ना, तो हेयर में 2 अल्फा हेलिक्स होते हैं, ठीक है। यस, अभी डायग्राम बनाता हूं, इसका भी समझाता हूं मैं, हेयर वाला एग्जांपल, अल्फा केराटिन इन हेयर, अल्फा केराटिन इन हेयर, ये समझा दूंगा मैं अलग से, ठीक है। तो केराटिन प्रोटीन, ये आप जानते हो, केराटिन प्रोटीन हेयर में होती है, नेल्स में होती है, स्किन में होती है, अदर एनिमल्स की बात करेंगे फेदर में होगी, ठीक है, उसके हॉर्न्स में होगी, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। तो जो डेड जहां भी प्रोटीन होगी वहां केराटिन प्रोटीन होगी। तो अल्फा हेलिक्स समझ में आ गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर का हेलिकल फॉर्म, स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हर एक टर्न के अंदर, एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, याद रखना, ठीक है। ऐसी अगर मैं इसी हेलिक्स की फॉर्म में ना कन्वर्ट करके, हो सकता है एक ही पॉलीपेप्टाइड को मैं इस तरीके से रोटेट कर दूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल हो जाएगा, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बीटा प्लेटेड शीट। या एक से या दो पॉलीपेप्टाइड मिलकर के भी इसको बना सकते हैं, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी हो सकती है, समझ रहे ना मेरी बात? तो इसको बीटा प्लेटेड शीट बोलेंगे। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसको स्टेबल करने के लिए स्ट्रक्चर को, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड प्राइमरी स्ट्रक्चर तो किससे मिलकर बना है? पेप्टाइड बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। नॉन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच, मैं अलग से समझाता हूं इसको, ठीक है, अभी समझाता हूं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो यहां पर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, अलग है पूरा का पूरा, ये अलग है, दो अलग अलग चेन के बीच में बन रहा है। हाँ, इंट्रा भी हो सकता है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकते हैं, और अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? पर यहां इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन दो आएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए कौन सा बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर कहां मिलता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता। उठा के देख लेना कोई भी, कभी भी, कहीं का भी पेपर, ठीक है। हाँ, जैसे
प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए ओनली पेप्टाइड बॉन्ड जो कोवैलेंट बॉन्ड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का हो सकता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट। स्टेबल करने के लिए दो बॉन्ड, पेप्टाइड तो होगा ही पर साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। ठीक है, पेप्टाइड तो होगा ही पर साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। मैं समझा देता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड, थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। अच्छा ये बताओ तुम्हें, अब यहां तो पूछ ही लूं, कितने बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में नहीं पता? ईमानदारी से बताओ मुझे, बिल्कुल एकदम सही से ईमानदारी से पूछना है। कितने लोगों को नहीं पता? ईमानदारी से। पता है, पता है, नहीं पता? अच्छा अच्छा, अरे भाई। चलो ठीक है, नाम सुना है। अरे भाई। चलो ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूं इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, ये मत भूल जाना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। भूल गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है ये, हमेशा ध्यान रखना है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। अभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे भी, क्योंकि ये एक बॉन्ड तो मैं डिटेल में बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक चीज है ये, आपको पता होनी चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड में तो आप दो बॉन्ड पढ़ोगे, पेप्टाइड बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड पढ़ाऊंगा, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड है, और सारे के सारे नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन या बॉन्ड है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑलवेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है टू मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, मतलब क्या है? बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि एक ही, कहां गया, किसका है भाई? ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल के बीच में है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो क्या उसके बीच में बन जाएगा? नो, हमेशा हमेशा दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। एक मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन सब लगे हुए ना, उनके बीच में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी यही है, प्रेजेंट बिटवीन ऑलवेज टू मॉलिक्यूल, ऑलवेज टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में ही मिलेगा, एक मॉलिक्यूल के बीच में नहीं मिलता। समझ रहे हो? यहां तक कोई डाउट? यस या नो? एक तो ये ध्यान रखना है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है इसमें कनेक्ट विद, हाइड्रोजन कनेक्ट विद हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। हाइड्रोजन कनेक्ट विद, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझना मेरी बात, इसमें दो चीजें समझाऊंगा, ठीक है। मान लो ये कोई एक एक्स कंपाउंड है, ठीक है, ये मान लो कोई वाई कंपाउंड है, समझना, ये एक ही मॉलिक्यूल की बात है, ये समझने की कोशिश करना। कोई एक एक्स कंपाउंड ले लो, एक वाई कंपाउंड ले लो, एक मान लो, ठीक है, एक एक्स कंपाउंड है और एक वाई कंपाउंड है, या यहां पर आप ऐसे भी ले सकते हो, मान लो ये हाइड्रोजन है, ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा, और हाइड्रोजन कनेक्टेड है मान लो नाइट्रोजन से, ठीक है। समझना, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। समझना मेरी बात,
अब नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने हाइड्रोजन से इसको क्या लिया, छीन लिया। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने दे दिया, इसने ले लिया। तो इसने ले लिया तो ऋणी हो गया, तो इस पर क्या हो गया, पार्शली नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या हो गया, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। पर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में है, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, सिंगल मॉलिक्यूल बिटवीन वन मॉलिक्यूल। अभी ये बात चल रही है एक ही मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल है, समझना, सिंगल मॉलिक्यूल, पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है, समझने की कोशिश करना, ये सिंगल मॉलिक्यूल है। अब मैं कहूं कि बेटा यहां पर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता था ना, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है, समझना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की और बात कर रहा हूं, अलग मॉलिक्यूल है, एक अलग मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, ठीक है, मान लो मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन है, और यहां पर अगेन मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं, समझने की कोशिश करना, सेम ऑक्सीजन, भाई इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होगी ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन इससे अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां पर अगेन क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, पार्शियली पॉजिटिव। ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, सेकंड मॉलिक्यूल हो गया, सेकंड मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड मॉलिक्यूल सेकंड। मैंने कहा था ना, हाइड्रोजन कनेक्ट विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है। तो मैं कहूं कि बेटा इन दोनों के बीच में क्या, भाई सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में ये भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता था, नो, पहली डेफिनेशन है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, इंटरा नहीं है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सेकंड है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहां बनेगा आपका, यहां बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसके बीच में, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आई या नहीं आई? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या वीक, वीक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक बॉन्ड है। तो ध्यान रखना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को लगता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इस डेफिनेशन से पढ़ोगे ना, हाइड्रोजन कनेक्ट विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये डेफिनेशन लिखी होती है, पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो सेम मॉलिक्यूल का है या अलग अलग मॉलिक्यूल का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। भाई मान लो, ठीक है, यहां यहां पर मैं ऑक्सीजन जोड़ देता, ठीक है, समझ रहे, इनके आपस में कभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे ऑलवेज। तभी तो मैंने यहां दिखा रखा है आपको, ये सब दिखा रखे ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बने होंगे वो ध्यान रखना है, एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन दूसरे अमाइनो एसिड के इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट के साथ ये बॉन्ड बना रहा होगा, समझ रहे हो। और एक टर्न के अंदर ये बॉन्ड एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते हैं। तो मैंने 2-3 दिखा भी रखे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा होते हैं हर टर्न के अंदर। सेम यहां पर भी, ठीक है, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन आइन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है? बताओ सर, वॉइस प्रॉब्लम है सर। हाँ बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर भी होता है, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर यहां बात कर रहे हैं, मतलब एक पूरी चेन के अंदर, या पूरी चेन के अंदर कई मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एक चेन के अंदर होगा उसको इंट्रा बोलोगे। पर एक सिंगल, जैसे मीथेन है, ठीक है, मीथेन में सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन से ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, मान लो, सॉरी, सिंगल कार्बन से, जैसे मीथेन नहीं, OH कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, यानी एक ही सिंगल मॉलिक्यूल, उसकी बात कर रहा हूं मैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है, समझ में आया? ये ध्यान रखना है आपको, ये बेसिक डेफिनेशन है, ध्यान रखना इसकी। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ही होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। सिंगल, वो तो चेन है, सिंगल चेन और दो डिफरेंट चेन के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां जो मैंने बात की है सिंगल चेन और डिफरेंट चेन, कहां गया, कहीं लिखा तो होना चाहिए मुझे।
अच्छा कहीं लिखा मैंने तुम्हें समझाया तो है ये वाली बात, दो चेन और डिफरेंट चेन। हाँ यहाँ लिखा तो है ना। देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है इंट्रा, इंट्रा का मतलब यहां पर उससे मतलब समझना। अच्छा मैं इसको हटा ही देता हूं, नहीं तुम कंफ्यूज हो गए, मेरी बात को तुम समझ नहीं पाओगे। मैं हटा रहा हूं क्योंकि यहां तुम वो कंफ्यूज हो। मैं यहां पर एक ही चेन की बात कर रहा हूं, यहां अलग अलग चेन की बात कर रहा हूं। चेन मैंने चेंज की है, चेन चेंज की है, ठीक है। हाँ चेन चेंज की है मैंने, ठीक है। चेन चेंज की है, ओनली चेन के बेस पे बताया है। पर अब तुम डेफिनेशन के बेस पे ध्यान रखना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन आएगी तो वहां पर इंटरमोलिकुलर ही होगा। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है दो अलग अलग मॉलिक्यूल, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो ना मेरी बात? इंटर का मतलब है दो अलग अलग मॉलिक्यूल और इंट्रा का मतलब है सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है ऑलवेज, कोई कंफ्यूज ही मत करना, ठीक है। हमेशा बिटवीन टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के बीच में नहीं बनेगा। ये डेफिनेशन एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लेरिंजर की, कह सकते हो कि जो पूरा बहुत मतलब अच्छी बुक है, ठीक है, इंटरनेशनल, उसकी डेफिनेशन है। अब यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अच्छा वॉइस प्रॉब्लम हो रही है तो फैन बंद कर दूंगा, ऐसी क्या बात है। लो तुम्हारे लिए पंखा बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब वॉइस प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक तो मैं बोलता भी बहुत तेज तेज हूँ, जल्दी जल्दी मतलब फास्ट। ठीक है, नहीं एक्चुअल में मेरी जो मतलब नहीं, जैसे वो होते हैं वो हनी सिंह, ठीक है, तेजी से बोलता है। तो मेरी मैंने खुद अपनी जब लैंग्वेज सुनता हूँ, मैंने इतनी तेज बोल रहा हूँ मैं, इतनी फास्ट, मतलब दर 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 दर, ठीक है। तो मुझे लगता है यार हाँ ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो धीरे धीरे बोलो तो ज्यादा बेटर है। अब ठीक है ना, स्लो स्लो धीरे धीरे। माइक सेटिंग तो यार मैं करा चुका हूँ 2-3 बार, ठीक है। और माइक भी नया लिया है, ये पुराना नहीं है, पुराना वाला अलग रखा है, मैं नया मंगवाया है मैंने यार। हाँ 38,000 का है मात्र, इतना सा ये पूरा ये। अब तो मैंने वो समझ गया हूँ, वो आजकल लोग यूज कर रहे हैं ना, वो छोटा सा होता है कॉलर में लगा लेते हैं, सबके पास वही दिखा, वही मैं यूज कर रहा हूँ, सस्ता भी आता है 5-6 हज़ार का, वही मैं मंगाऊंगा, ये मंगा लिया मैंने। पर इसकी अपनी क्वालिटी है, बाहर कितना भी हंगामा हो रहा होगा तो ये बाहर की साउंड नहीं आने देगा। हाँ सेनाइजर का है, ठीक है, सेनाइजर का है तो अच्छा है यार, ठीक है। हाँ इसी एसी पी सर यूज करते हैं, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, फैन बंद कर दिया है, अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा पसीना आने दो, कोई नहीं, ठीक है। तो अब यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था, टर्शरी स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन की बैंडिंग होती है। जैसे एनसीईआरटी बोलती है, जैसे ऊन का गुल्ला होता है ना, कभी ठंडी के अंदर आपने स्वेटर पहने होंगे, अपनी मम्मा को, ठीक है, स्वेटर बुनते भी देखा होगा, ऊन के छोटे छोटे गुल्ले बनाए जाते हैं, तो गोल गोल ही ऊन को घरी किया जाता है, धागे को धरी करके एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, यस ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। कोई भी एंजाइम, कोई भी प्रोटीन जो फंक्शनलिटी दिखाती है, अपनी फंक्शन, एक्ट एज अ एंजाइम, वो 3D स्ट्रक्चर ही होगा, वो टर्शरी स्ट्रक्चर ही होगा। सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर फंक्शनली एक्टिव नहीं होते, ठीक है, वो एज अ कैटलिस्ट काम नहीं करते, ठीक है, वो 3D स्ट्रक्चर ही होगा। एंजाइम के अंदर होता है, मायोग्लोबिन के अंदर होता है, ठीक है, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। मायोग्लोबिन तो जानते हो ना, मसल्स में पढ़ाया था, रेड मसल्स फाइबर में मायोग्लोबिन होती है। ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इसकी बहुत तगड़ी होती है, एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है, पर ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। तो इनका 3D स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, कोबलेंट के साथ साथ नॉन कोबलेंट इंटरेक्शन सारे होते हैं, ठीक है। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, आयोनिक बॉन्ड होंगे, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड समझते हो, कोई मानो बेसिक अमाइनो एसिड है, कोई एसिडिक अमाइनो एसिड है, किसी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को, ये आयोनिक इंटरेक्शन हो गए। भाई प्रोटीन के अंदर एसिडिक अमाइनो एसिड भी होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड भी होते हैं। तो उनके नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करके जो बॉन्ड बनाएंगे, टेम्परेरी बॉन्ड बनाएंगे, वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड आप जानते ही हो, इज अ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन, वॉन्डर वॉल्स फोर्स तो जानते हो बहुत टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, 5-6 टाइप के, ठीक है। जो आप जानते हो, जब दो मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, तो एक का डायपोल, ठीक है,
की वजह से दूसरे पर भी एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, बहुत पास आने की वजह से, उसको वॉन्डरवाल फोर्स बोलते हैं, बहुत वीक है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवाल फोर्स क्या होते हैं, वीक इंटरेक्शन होते हैं। तो ये सारे इंटरेक्शन आपको यहां पर 3D स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएंगे। ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कहां मिलता है और कौन कौन से बॉन्ड मिलते हैं, इसी पे क्वेश्चन आता है। अच्छा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मोर देन वन टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब एक से ज्यादा, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, वो चार भी हो सकते हैं। ठीक है, दो, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, एक अलग पॉलीपेप्टाइड, एक अलग पॉलीपेप्टाइड मिलकर के कोई स्ट्रक्चर आए तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहां देखो, यहां नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, पर कुछ केसों में डाइसल्फाइड बॉन्ड आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इन सम केस मैं लिख दे रहा हूं, जो क्वेश्चन आता है वो मैं लिख दे रहा हूं। मोस्टली नॉन कोवलेंट interaction present between different polypeptide। क्लियर है? एक लाइन और मैं ऐड करूंगा उसमें, इन सम केस, इन सम केस डाई सल्फाइड bond also present। in some case disulfide bond also present, they are responsible for stabilizing the quaternary structure। तो ध्यान रखना, जैसे ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन का केस तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, हीमोग्लोबिन के केस में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल आगे लिख रहा हूं, यहां नहीं, एग्जांपल जगह है, एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के केस में कितनी पॉलीपेप्टाइड होंगी? 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और बात करूंगा मैं, कल मैं बात भी कर रहा था इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन केस में कितनी पॉलीपेप्टाइड होंगी? 2 पॉलीपेप्टाइड्स, वही चेन ए और चेन बी। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूंगा इम्यूनोग्लोबुलिन। कितनी पॉलीपेप्टाइड होंगी? 4 पॉलीपेप्टाइड्स, H2L2, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। ठीक है, यहां पर 2 अल्फा एंड 2 बीटा, यहां पर ए चेन प्लस बी चेन। याद आ गया? पर ये ध्यान रखना, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो यहां पर ये चेन आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं? कोवलेंट इंटरेक्शन, डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड यहां पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई, इंसुलिन के अंदर 2 चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन तो आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा अभी, वैसे आगे, अभी नहीं है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में है। एक पॉलीपेप्टाइड बड़े बड़े साइज की हैवी चेन और 2 लाइट चेन, ऐसे और ऐसे, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ही जुड़े होते हैं, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ही जुड़े होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ,
सब क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, कितनी पॉलीपेप्टाइड होगी, 4, 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड। तो ये भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, तो समझ में आ गया। इसलिए डेफिनेशन मैंने साफ साफ क्लियर कर दी है। मोस्टली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। बट जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स हैं वो साफ साफ बोल देती हैं, क्योंकि बच्चा पूछेगा जरूर कि सर आप जब एंटीबॉडी पढ़ाए थे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताया था, इंसुलिन पढ़ाए थे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताया था। यस, in some case disulfide bond also present in quaternary structure। तो दो एग्जांपल लिख दिए, इंसुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन, अब भूलोगे नहीं आप। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है? स्ट्रक्चर वाला पार्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल फॉर्म होती है, ठीक है, और बीटा प्लेटेड शीट होती है। अच्छा, हेलिकल फॉर्म में एक बात तो ध्यान रखना है, मैं बता देता हूं आपको। हेलिकल फॉर्म के अंदर, हेलिक्स में, हेलिकल फॉर्म कहां देखने को मिल रही है? अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अल्फा हेलिक्स का। अल्फा हेलिक्स कहां होगा? इन हेयर। भाई अल्फा हेलिक्स कहां होगा? केराटिन प्रोटीन में लिखा भी दिया है आपको, प्रेजेंट इन केराटिन प्रोटीन, प्रेजेंट इन केराटिन प्रोटीन, प्रेजेंट इन, और केराटिन प्रोटीन कहां देखने को मिल रही है? प्रेजेंट इन हेयर, प्रेजेंट इन हेयर। अब हेयर का मैं अगर एग्जांपल बात करूं, मान लो किसी के कर्ली हेयर है, ठीक है, ये हेयर ऐसे हैं, ये मानो ये हेयर का स्ट्रक्चर ऐसे है। मैं स्ट्रेट हेयर दिखा देता हूं, चलो कर्ली छोड़ो, स्ट्रेट दिखा देता हूं। ये हेयर एक सिंगल बाल है किसी का, सिंगल हेयर। अब इन हेयर में ध्यान से देखोगे तो यहां पर जगह जगह पे सिस्टीन अमाइनो एसिड होगा, और सिस्टीन अमाइनो एसिड में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। हेयर, इसमें 2 अल्फा हेलिक्स होते हैं। भाई पहला अल्फा हेलिक्स और दूसरा अल्फा हेलिक्स, या इसको ऐसे भी हटा सकता हूं मैं, दिखा हटाई दूं उस तरीके से, थोड़ा स्ट्रेट बना दिया है मैंने, पर हेलिक्स होगा ये। 2 अल्फा हेलिक्स होते हैं सिंगल हेयर के अंदर, ठीक है। इसको बॉन्डिंग भी दिखा देता हूं मैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर कई लोगों को देखा होगा वो जाते हैं सैलून के अंदर के, भाई मेरे बाल बड़े सीधे साधे हैं, इनमें 2 अल्फा हेलिक्स हैं जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, मुझे अपने बाल कर्ली करने हैं, तो मैं पहले क्या करूंगा जरा बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट लगाऊंगा बालों में, रिड्यूसिंग, पहले नहीं होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट लगा करके एक हॉट एयर से बालों को खूब करते हैं, फिर बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके डाइसल्फाइड ब्रिज टूट जाते हैं, रिड्यूसिंग। जब रिड्यूसिंग एजेंट लगा दूंगा तो इनके डाइसल्फाइड ब्रिज क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। और डाइसल्फाइड ब्रिज अगर इनके ब्रेक कर गए तो क्या होगा? अब देखो ऐसा करने पर क्या होगा। टूट गए ब्रिज सारे के सारे, अब कोई बॉन्ड नहीं है बीच में। अब क्या करो, इन बालों में अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो। क्या लगा दो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दोगे फिर बालों को शेप दे दो, जो करनी है आपको, जो शेप देनी है बालों को,
अब बालों को मैं शेप दे रहा हूं, ऐसे ऐसे, करली कर दिया मैंने बालों को, ऐसे 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 और ऐसे करली कर दिया। अब करली करने पे क्या होगा समझना। जगह जगह पर अपने आप ये बॉन्ड स्टेबल बन जाएंगे, इनके बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग आ जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग आ गई, ये बॉन्डिंग आ गई। अब कहीं कहीं तो ऐसे रह जाएंगे, कहीं कहीं बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इनका शेप वैसा ही हो जाएगा जैसा आपने चाहा था। तो देखा होगा जो लोग अपने करली बाल होते हैं वो स्ट्रेट करा लेते हैं, जिनके स्ट्रेट होते हैं वो करली करा लेते हैं। पर ये उतने ही बाल होंगे जो जिनमें अल्फा केराटिन सर के बाहर है। जो नया हेयर निकलेगा वो नेचुरल शेप में ही निकलेगा, ठीक है। तो हेयर के अंदर दो अल्फा हेलिक्स होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स पहला और दूसरा, ठीक है। तो उनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना तो उनमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। समझ में आया? तो ये अल्फा हेलिक्स का बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, पता होना चाहिए आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया, ये अप्लाइड है, मतलब मैं अप्लाइड चीजें बताऊंगा कुछ जो आपके आसपास घटित होती हैं, ठीक है, जो आप निग्लेक्ट कर देते हो, आपके आसपास घटित होती हैं और आपको पता नहीं होता और आप उन चीजों को यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता आपको कभी कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहां पर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होंगे, सम केस में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, इंसुलिन के केस में आपको मिल जाएगा और इम्यूनोग्लोबिन के केस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल जाएगा। आई या नहीं आई? हाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अरे ओनली फॉर गर्ल्स नहीं, क्या लड़के नहीं कराते? लड़कों के करली बाल नहीं होते क्या? वो स्ट्रेट नहीं कराते? कराते हैं, ठीक है। भाई इसमें देखो कि आजकल बड़ा फैशन चल गया है, जिनके करली वाले हैं वो स्ट्रेट करा लेते हैं, जिनके स्ट्रेट हैं वो करली करा लेते हैं, बड़ा कॉमन है ये तो जब भी ये चीज हो तो समझ जाना कि भाई ये क्या कर रहा है, ये अपने बालों की अल्फा केराटिन के संग खेल रहा है। ये अपने बालों की अल्फा केराटिन में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है सिस्टीन अमीनो एसिड के बीच में, उसको तोड़ रहा है और फिर जोड़ रहा है, तोड़ रहा है फिर जोड़ रहा है। तोड़ने के लिए रिड्यूसिंग और जोड़ने के लिए ऑक्सीडाइजिंग, फिर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा है। समझ रहे हो? हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा, वो किसी जगह मिलता नहीं है। जैसे मानो इंसुलिन का जो पहली चेन बनती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं होते, फंक्शनल हमेशा टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी हमेशा टर्शरी स्ट्रक्चर में होती है या क्वाटरनरी में होती है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर फंक्शनलिटी नहीं मिलती, वो टर्शरी और क्वाटरनरी के अंदर मिलती है, क्योंकि कम से कम 3D होना चाहिए और क्वाटरनरी कई 3D के मिलने से बन रहा है, ठीक है। वॉइस हेयर को हीट करने से ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। पर साथ में आपको रिड्यूसिंग एजेंट लगाने पड़ेंगे बालों में। चलो ये वाली बात एकदम क्लियर होगी परफेक्टली, ये डायग्राम आपको क्लियर था। अब मैं बात करूंगा फंक्शन ऑफ प्रोटीन। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है बेटा? चलो अब मैं बात करता हूं फंक्शन ऑफ प्रोटीन की। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, कोलेजन। मैं देखो हर जगह पढ़ा रहा हूं, हर जगह कोलेजन, टेंडन में कोलेजन, लिगामेंट में कोलेजन, कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन, ठीक है। बोन्स के अंदर कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन मोस्ट अबिंडेंट एनिमल प्रोटीन है पूरे ब्रह्मांड की, ये एनिमल की सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन है तो कोलेजन प्रोटीन है सर। सेकेंडरी
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नहीं होता, जैसे तुम फिर कंफ्यूज करके देखो, मैंने बताया ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है एक, ये दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, दो अल्फा हेलिक्स हैं, दो अल्फा हेलिक्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा, एक अल्फा हेलिक्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा अल्फा हेलिक्स, सिंगल अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है, दो अल्फा हेलिक्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हेयर के अंदर, हेयर के अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो। अब आ जाओ, हाँ, कॉलिजन, कॉलिजन की बात करता हूं, ठीक है। इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू, हमारे टेंडन, लिगामेंट, बोन सब जगह मिलते हैं, ठीक है, सब जगह मिलते हैं, मोस्ट अबिंडेंट एनिमल प्रोटीन है। ध्यान रखना है, मोस्ट अबिंडेंट एनिमल प्रोटीन कॉलेजन, ठीक है, जो सभी जगह होती है, प्रेजेंट इन, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में ही अगर मैं बात करूं, टेंडन हो गया, जैसे लिगामेंट हो गया, एरियुलर हो गया, एटसेट्रा, ठीक है, बोन्स में मिलता है, ठीक है, कोलेजन तो सब जगह बॉडी में भरा पड़ा है। इसके अलावा अगर मैं कहूं, कोलेजन को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर था कोलेजन का, तीन हेलिक्स से मिलकर बनता है, एक, दो, तीन, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर था कोलेजन का। और विटामिन सी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स फॉर्मेशन, यस, तभी कहते हैं विटामिन सी खानी चाहिए बेटा, विटामिन सी। इसको बनाने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, तभी तो कहते हैं कि विटामिन सी अगर आपकी डाइट में है, ये तो मतलब वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है, बीएनसी हीट सेंसिटिव होती है, तो विटामिन सी आपकी मतलब प्रोटीन लेवल को उसमें भाई, एक तो इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, पर जब इसका फॉर्मेशन होता है ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर का, उसमें विटामिन सी का एक रोल होता है, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है विटामिन इस कोलेजन प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, कोलेजन के बाद अगर मैं बात करता हूं, आपसे पूछेगा कि मोस्ट अबिंडेंट प्लांट प्रोटीन कौन सी होती है, मोस्ट अबिंडेंट प्लांट प्रोटीन, समझ में आ गया, प्लांट प्रोटीन, रूबिस्को, रूबिस्को, रूबिस्को समझते हो, राइबिलोज बाइफॉस्फेट, राइबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, रूबिस्को, राइबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, याद आया, यस, डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 को कैच करने वाला, CO2 को पकड़ने वाला पहला पहला, ठीक है, कंपोनेंट होता है रूबिस्को, ठीक है, कहां मिलता है, इट इज द मोस्ट अबिंडेंट प्लांट प्रोटीन। CO2 एक्सेप्टर होता है।
आया नहीं आया, दो चीजें समझ में आई। तो मैं कोलेजन की बात कर रहा था, तो पैरेलली मैंने किसकी बात कर ली, रूबिस्को की भी बात कर ली, तो कोलेजन और रूबिस्को समझ में आ गए, ठीक है। अब ये तो आप जानते ही हो, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, इट इज एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन क्या है, इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, इसी में लिख रहा हूं, इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इंसुलिन में बता चुका हूं, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। एंटीबॉडी में बता चुका हूं आपको, ठीक है, बी लिम्फोसाइट से बनती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखना है आपको। इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा, रिसेप्टर याद हो, मैंने हार्मोन में पढ़ाए थे, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल टेस्ट हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, स्मेल टेस्ट के भी होते हैं। इंसुलिन कहां बाइंड करता है, रिसेप्टर से, वो रिसेप्टर भी किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से। और एक GLUT4 प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इतना साल लिख रहा हूं तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम PYQ लगाओगे समझ जाओगे, लगभग हर साल क्वेश्चन उठा है, ठीक है। यहां जो मैं बात कर रहा हूं, GLUT4 प्रोटीन की बात कर रहा हूं। क्या करती है GLUT4 प्रोटीन, ठीक है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, जैसे जगह है क्या है, ये एक सेल है, सेल के अराउंड क्या होगा यहां पर, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का नेटवर्क, ये सेल है। सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, आप जानते हो, DNA होता है भाई न्यूक्लियस के अंदर। तो DNA के पास तो सारी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और आप जानते हो यहां पर रिसेप्टर्स भी होते हैं, रिसेप्टर्स, एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स भी होते हैं, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर भी होते हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इंसुलिन रिसेप्टर्स, ये भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन, ये भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एक एग्जांपल तो ये आ गया, ठीक है। अब मान लो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल, तो क्या होगा, ये बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल किसको स्टिमुलेट करेगा, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज के बीटा सेल्स क्या रिलीज करेंगे, आप जानते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, रिलीज इंसुलिन, रिलीज इंसुलिन। और आप जानते हो ये इंसुलिन क्या काम करेगा, ये इंसुलिन जाएगा सीधा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और बाइंड करते ही यहां सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन से मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर सिग्नल को कहां लेके जाएंगे, DNA के पास। तब DNA क्या काम करेगा, DNA बनाएगा प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ GLUT4 प्रोटीन।
ये GLUT4 प्रोटीन क्या काम करेगी, ये सीधी इन मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगी। मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन है तो मेम्ब्रेन से आके क्या कर जाएगी, जुड़ जाएगी। आ गई कौन सी प्रोटीन, GLUT4 प्रोटीन, ये जुड़ गई भाई, बनती जाएगी मेम्ब्रेन से जुड़ती जाएगी। अब इस प्रोटीन की वजह से जितना भी ग्लूकोज आपका ब्लड में था, ये कहेगा मैं कर क्या रहा हूं ब्लड में, अब तो क्योंकि ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल होता है और ये लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में इनकैपेबल है, अब सारा ग्लूकोज इस प्रोटीन के थ्रू, GLUT4 प्रोटीन के थ्रू क्या करेगा, वापस अंदर आना चालू हो जाएगा। कौन सी प्रोटीन है, GLUT4 प्रोटीन। ये सारे ग्लूकोज को क्या करेगी, अंदर बुला लेगी, यानी सेल की परमिएबिलिटी बढ़ा देगी, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। कौन सी प्रोटीन, GLUT प्रोटीन। ये क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, और ग्लूकोज अंदर जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन के अंदर, ये आप जानते ही हो। सिंपल सी बात है, ग्लाइकोजन सेल में आके स्टोर हो जाता है। आई या नहीं आई, आ गई होगी। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। सर लिखने दो, मैं तो आराम से लिखने देता हूं बेटा, लो मैं वापस भी चला जाता हूं, अब तुम इसको लिख लो आराम से, फिर वो अब ये सारे आ गए। इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में लगभग मान के चलो हर साल क्वेश्चन आ जाता है। यहां तक बताओ, थोड़ा फैन चला रहा हूं मैं। नोट करो तब तक, सांस लेने दो। हो गया, नोट कर लिया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा देता हूं, इसको भी पूरा डायग्राम बना लो, फुल डायग्राम ड्रॉ करो, फुल डायग्राम ड्रॉ करो उसको। इसमें क्या रिपीट कर रहे हो भाई, आपने खाना खाया, खाना खाया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, और आप जानते हो कि सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, मैं पूरा हार्मोन में पढ़ाया हुआ है, इसका मतलब पढ़े नहीं तुम हार्मोन, ठीक है, वही तो मैकेनिज्म हार्मोन वाली। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो आपके पेनक्रियास के बीटा सेल के पास सिग्नल जाएगा, वो इंसुलिन बनाना चालू कर देते हैं ब्लड के अंदर, इंसुलिन सीधा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर बनेंगे जो डीएनए से कहेंगे, वी कौन है, डीएनए, अरे भाई ये कौन है, डीएनए, तो डीएनए से आरएनए बनेगा। लोग तो समझ गया, तो मैं छोटी छोटी बातें भी लिखाई दूं। डीएनए से कौन बनेगा, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ GLUT4 प्रोटीन। ये प्रोटीन बनती जाएगी, मेम्ब्रेन से जुड़ती जाएगी, बनती जाएगी, मेम्ब्रेन से जुड़ती जाएगी। अब ये मेम्ब्रेन जो ग्लूकोज के लिए इम्परमेबल थी, अब ग्लूकोज के लिए परमिएबल हो जाएगी। भाई आजा, आजा सेल के अंदर आजा, तू क्यों इंतजार कर रहा है। तो जैसे ही अंदर आएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, इंसुलिन का काम भी है ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन करने के लिए। तो GLUT4 प्रोटीन का काम क्या है, सेल की परमिएबिलिटी बढ़ा देना ग्लूकोज के लिए। आई या नहीं आई, यहां तक कोई डाउट है किसी को। हाँ भाई आजा आजा, अंदर आजा, अभी पढ़ाऊंगा, ना जा ना जा। कोबरा, इंडियन कोबरा,
तू हलवा खा करके आ रहा है मेरे यहाँ, तो आ तो सही। हलवा बना हुआ है बेटा सूजी का, बहुत जबरदस्त। हाँ बेटा, नाजा नाजा तो एनिमल किंगडम में, अब वही आने वाला है इसके बाद। आज न्यूक्लिक एसिड कराऊंगा और अगले टर्न पर मैं आपका एंजाइम और लिपिड करा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जहां तक है साथ एनिमल किंगडम लगा हुआ है, या हाँ एनिमल किंगडम ही लगा होगा जहां तक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद है। आजा बेटा, एड्रेस बता दे रहा हूँ मैं, मानेसर में रहता हूँ, गुड़गांव मानेसर। बिल्कुल आउटर इलाका है, खेती खेते चारों तरफ, बिल्कुल गांव का इलाका है। हाँ, कल तरुण सर का क्लास रहेगा। देखो अब हम लोग चाहे तरुण सर हो, मैं हूं, या हम दो बायो में तो स्पेशली, ठीक है, कोशिश करेंगे कि जैसे मेरे टर्न पर कोई हॉलीडे आता है, ठीक है, और मैं गुड़गांव में हूं, ठीक है, जैसे मेरा होम टाउन आगरा है, ठीक है, तो मैं क्लास लूंगा ही लूंगा। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, जैसे बड़े हॉलीडे हम छोड़ देंगे, जैसे दिवाली है उसमें भाई कुछ हॉलीडे तो हम ऐसे रखेंगे जिसमें आप रिवीजन भी कर पाओ, ठीक है, ये भी थोड़ा सोचना है। ऐसा भी नहीं कि धड़ 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 लगे पड़े, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। हम आपको पूरा टाइम भी देंगे, जैसे किसी बच्चे का बैकलॉग आ जाता है, तो हॉलीडे किस लिए होते हैं? अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए, अपना रिवीजन करने के लिए, अपनी कमियों को ढूंढकर उस पर काम करने के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं है मैं पढ़ाते जा रहा हूँ पढ़ाते जा रहा हूँ पढ़ाते जा रहा हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने तो करा दिया भाई, तू नहीं कर सकता, मैंने तो करा दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने करा दिया कि तुझे आया, एक्चुअल में ये स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है भाई, मैंने करा दिया ना, मैंने करा दिया कि तुझे आया। हाँ, जब तक तुझे नहीं आया तो मेरा कराना बेकार, ठीक है, तो उसके लिए हम आपको टाइम देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है कि बस दू 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 दू, ठीक है। दिवाली की जहां तक है, मुझे लग रहा है 3 दिन की तो मिनिमम, 3 4 दिन, 3 दिन की तो होगी ही होगी छुट्टी, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे भी आ रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन की छुट्टी तो होगी। इन 4 दिन के अंदर, हाँ, हो सकता है मैं अगर यहां रहा तो एक आध क्लास में ले लूंगा, एक आध क्लास, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। तरुण सर तो यहाँ रहती है, दिल्ली में रहते हैं, वो घर ही दिल्ली में ही है, ठीक है, हो सकता है एक आध क्लास वो ले लें, नहीं तो मेरी तो ये रहती है यार, छुट्टी भी दे दो बच्चे को यार, हम जब डट के पढ़ा ही रहे हैं तो 2 3 दिन मिलने चाहिए, उसमें बच्चा अपने को रिकवर कर ले, ठीक है, मतलब जो मुझे लगता है, बच्चे ही तो हो तुम यार, ठीक है भाई, हम तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तुम 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मुझे लग रहा है मैं जूलॉजी खींच के मार दूं आज, समझ, ऐसा थोड़ी ना है, मैं उतना ही पढ़ाऊं तुम जितना डाइजेस्ट कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी के साथ, समझ रहे हो? तो ये है भाई, मैं और भी 3 सब्जेक्ट भी देख रहा हूँ ना आपके पास, मैं ये सुनता जूलॉजी ही अकेला है, तो मैं इतना बहुत रिलैक्स मोड में पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत रिलैक्स मोड में, और मेरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले खत्म कर दूं, मेरा अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि मैंने खत्म किया है, ठीक है, पहले। अब जूलॉजी बॉटनी का वेटेज भी बराबर है, वेटेज का मतलब है बायोमोलिक्यूल में रिसेप्ट कर लिया है तो बराबर हो गया, समझ रहे हो? 10 12 क्लास तो बायोमोलिक्यूल में लगती है कम से कम मानने, ठीक है। हाँ, इस बार तो मैं 12 लूंगा, कम से कम 12 लूंगा। हाँ, अब देखो बैक स्लाइड, इसके अंदर तुम छोड़ देते हो, कहते हो मैं कर लिया कर लिया कर लिया, फिर छोड़ देते हो, खत्म हो गया यहाँ पर प्रोटीन, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूं, मुझे प्रोटीन के अंदर क्या क्या चाहिए? स्ट्रक्चर, उनके एग्जाम्पल, और उस स्ट्रक्चर किस बॉन्ड पर बेस्ड है, ये कभी मत भूलना। फंक्शन, एक क्वेश्चन यहां से मिल जाता है आपको। देखो यहां मैंने ऑलरेडी, यहाँ एंटीबॉडी भी दे रखा है और इंसुलिन भी दे रखा है, ठीक है, तो मैंने एंटीबॉडी और इंसुलिन को अलग से यहाँ ऐड कर दिया है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में इंसुलिन और एंटीबॉडी,
इम्यूनोग्लोबुलिन को ही एंटीबॉडी कहते हैं, समझ गए ना मेरी बात। इम्यूनोग्लोबुलिन को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक ही बात है, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी एक ही बात है, ठीक है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, H2L2 लिखते हैं इनको। बस ये खत्म होता है आपका एक पार्ट। अब चालू करूंगा मैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पीपीटी मैंने बना, लिखने का टाइम जो बर्बाद कर रहा था मैं, थोड़ा सा मैंने सोचा एक बच्चे ने कल कहा था कुछ चीजें आप लिख लिया करो पहले से, जो लिखने वाली है सिंपल, तो टाइम बच जाएगा। तो मैंने ठीक है वही किया, एक टेबल मैंने बनी हुई लेकर उठा के यहाँ लगा दी है, ये पॉइंट में लिखने वाला था। भाई न्यूक्लिक एसिड में आता क्या क्या है जरा बताओ सर। अगर सर अगर बायोलॉजी होती तो हम दिन भर पढ़ते, ठीक है। कौन है ये? खुशी, अच्छा। पढ़ने के लिए देखो एक्चुअल में जरूरत तो सिर्फ बायोलॉजी की ही है, ठीक है। पर तुम जानते हो कि आगे जाकर के भाई सबसे भाई मेडिकल में तुम्हारा मेन क्या है, जूलॉजी है। अगर तुम आयुर्वेदा में जाओगे तो तुम्हें बॉटनी भी पढ़ने पड़ेगी जूलॉजी के साथ, समझ रहे हो। हाँ अगर तुम रेडियोलॉजी में जाओगे तो वहां थोड़ी फिजिक्स भी आती है, स्पेशलाइजेशन रेडियोलॉजी में होता है तो फिजिक्स भी आती है थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ बायोफिजिक्स कॉम्बिनेशन है। पर भाई सारी बायो होती तो एग्जाम टिपिकल कैसे बनाया जाएगा, एग्जाम को टिपिकल बनाने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री डाली गई। और एक्चुअल में थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन तो सब जगह है, बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि कंसेप्ट तभी जनरेट होते हैं जब एक्चुअल में सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट करके आपकी स्ट्रांग होती हैं। तो कंपटीशन के लिए इसलिए चारों सब्जेक्ट डाले जाते हैं जिससे कि बायो भी एक्चुअल में आपकी स्ट्रांग हो, क्योंकि बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। आ जाओ अब। तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फेडरिक मिशर, भाई इन्होंने पूरी डिस्कवरी की थी न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आता है, डीएनए और आरएनए, जो तुम यहां पढ़ने वाले हो। साइंटिस्ट के नाम कभी मैं याद नहीं कराता, आते भी नहीं है। न्यूक्लिक एसिड में क्या पढ़ने वाले हो आप, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड प्लस राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हम पढ़ाने वाले हैं आपको, डीएनए और आरएनए। तो बेसिक डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए के अंदर, जनरल जो हम मतलब पहले भी पढ़ते आए हैं जनरल। भी डीएनए में कौन सी सुगर होती है, डीएनए, क्योंकि इसमें होती है डीऑक्सी राइबोज सुगर, जो मैं स्ट्रक्चर के बेस पे बताऊंगा पूरा। यहाँ डीऑक्सी राइबोज सुगर होती है तो यहाँ राइबोज सुगर होती है। दुनिया में पहले राइबोज आई, क्योंकि राइबोज से डीऑक्सी राइबोज बनती है, पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। यूजली डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर मैं बेस पेयर की बात करूं तो डीएनए में ध्यान रखना, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन होता है, पर यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, क्योंकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो एडेनिन गुआनिन तो कॉमन हो गए, ठीक है। साइटोसिन भी कॉमन हो गया। अब यहां थाइमिन था तो थाइमिन की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, आरएनए के अंदर यूरेसिल, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। ये अंतर होता है डीएनए और आरएनए के अंदर, एक बेस पेयर का अंतर होता है। डीएनए कॉम्पैक्टली, सॉरी, डीएनए इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन आरएनए। यस, डीएनए स्टेबल फॉर्म होती है, आरएनए अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तभी तो नेचर में पहले अनस्टेबल आया, फिर बाद में स्टेबल आया ड्यूरिंग इवोल्यूशन। पहले आरएनए आए थे, क्योंकि आरएनए आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज। तो आरएनए से डीएनए बने, क्लियर है बिल्कुल। इसका पूरा मैं पूरा प्रूफ के साथ बनाऊंगा, आगे बताऊंगा। तो डीएनए स्टेबल होते हैं, आरएनए कंपैरेटिव अनस्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। अब ये मैं आगे बताऊंगा शरगैफ रूल। तो शरगैफ रूल्स जो होता है वो डीएनए फॉलो करता है, आरएनए शरगैफ रूल को फॉलो नहीं करता। इसको चारगाफ रूल भी बोलते हैं लोग, प्रोनाउंसिएशन में चारगाफ रूल भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग शारगैफ रूल बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, कुछ भी बोल दो यार, चारगाफ रूल बोल दो, शारगैफ रूल बोल दो, ठीक है। ओके, तो ये क्या होता है पूरा डिटेल्ड में समझाऊंगा। तो ये डिफरेंस क्लियर है, इसमें कोई खास नहीं है, छोटे बच्चों वाला है। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आऊंगा, हाँ, हम्म, अरे यार इसकी
लिख ही देता हूँ उससे अच्छा तो। न्यूक्लिक एसिड। तो अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर का पॉलीमर होता है, ऐसी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। लिपिड पॉलीमर नहीं होते, लिपिड पॉलीमर नहीं होते। समझ रहे हो? सर आरएनए तो डीएनए से बनता है ना, ट्रांसलेशन से। यस, पर नेचर में पहले आरएनए आए, बताऊंगा मैं। टेंशन क्यों कर रहा है, अभी पूरा समझ तो सही। इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। तो सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? समझ में आ गया, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? टाइड, यानी जो 3 यूनिट के मिलने से बनता है वो टाइड होता है, और उसके रिपीटेशन से जो बनता है वो पॉलीमर होता है। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब 3 चीजों के मिलने से बनते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब टाइड में क्या क्या आएगा? टाइड में क्या क्या आएगा? भाई टाइड में 3 चीजें आती हैं। ठीक है, एक तो आता है फॉस्फेट, एक आती है पेंटोस शुगर, और एक आता है यहां पर नाइट्रोजनस बेस। इन 3 चीज के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर फॉस्फेट की बात करूं तो फॉस्फेट किस फॉर्म में होता है? S3PO4, S3PO4 की फॉर्म में। ठीक है, मतलब क्लियर, S3PO4 की फॉर्म में होता है। ये तो क्या फॉस्फेट। अगर मैं पेंटोस शुगर की बात करता हूं, अगर पेंटोस शुगर की बात करता हूं तो यहां पर 2 टाइप की शुगर होती है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। राइबोज, भाई क्वेश्चन आएगा, जो राइबोज शुगर होती है, हाँ, जो राइबोज शुगर होती है, पेंटोस शुगर है, हेक्सो शुगर है, हेप्टो शुगर है। ठीक है, कौन सी शुगर है? आप बोलोगे पेंटोस, 5 कार्बन वाली शुगर है। पेंटोस का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है, हाँ बेटा, बस। अच्छा, ऐसे याद रखना, मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ पेंटोस शुगर का डायग्राम। अच्छा, इसमें नहीं, मैं आगे बनाता हूँ, पूरा डिस्कस डिटेल समझाऊंगा ये। राइबोज शुगर का देखने को मिलेगी प्रेजेंट इन आरएनए।
प्रेजेंट इन डीएनए, अभी बेसिक बेसिक बता दूं उसके बाद मैं आ रहा हूं। प्रेजेंट इन डीएनए, इसके बाद नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो ये आप पढ़ने वाले हो दो पार्ट में, प्यूरिन्स एंड पायरेमिडिन। प्यूरिन्स एंड पायरेमिडिन, क्लियर बिल्कुल। प्यूरिन्स एंड पायरेमिडिन समझते हो? प्यूरिन्स, प्यार से बोलियो, ए जी, काका हाथरसी की पोइम, मैं प्यार से बोल रहे हो ए जी, नहीं आया क्या? हाँ, तो प्यार से बोले हो ए जी, यानी प्यूरिन्स प्यार से बोले हो ए जी, मतलब एडेनिन और गुआनिन ये प्यूरिन्स होते हैं। हाँ, अगर मैं पायरेमिडिन की बात करूं, पायरेमिडिन की बात करूं तो साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल ये पायरेमिडिन होते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स डबल रिंग, डबल रिंग, इसमें डबल रिंग होती है। ये सिंगल रिंग है। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और टाइड तीन चीजों के मिलने से बनता है। इसमें फॉस्फेट होता है H3PO4 की फॉर्म में आपके सामने, इसमें पेंटोज शुगर होती है, इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स और पायरेमिडिन। प्यूरिन एजी होते हैं और पायरेमिडिन साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होते हैं। सिंगल रिंग होती है, इनमें डबल रिंग होती है। ये इसमें कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है बेटा? पायरेमिडिन, ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। यहां तक कोई डाउट है? नहीं? बीएमएस, टी फॉर, हाँ, हाँ थाइमिन। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज, पहले एक ही चीज समझो, बेसिक, बिल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहां तक बताओ, नोट कर लो। स्ट्रक्चर आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए स्ट्रक्चर इसका एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। कौन है भाई? चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे एक चीज बताओ, मैं तुमसे पूछूं डीएनए पर पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव? डीएनए या आरएनए पर, न्यूक्लिक एसिड पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज? डीएनए या आरएनए पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है नेगेटिव चार्ज के लिए? न्यूक्लियोटाइड में कौन रिस्पॉन्सिबल है नेगेटिव चार्ज के लिए? ड्यू टू शुगर, नाइट्रोजनस बेस या फॉस्फेट? फॉस्फेट, यस। डीएनए पर या न्यूक्लिक एसिड पर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, एक चीज और बताऊं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अगर मैं कहूं कि बेटा यहां जो फॉस्फेट होता है वो H3PO4 आयनिक फॉर्म नहीं है, H3PO4 आयनिक फॉर्म नहीं है, फॉस्फेट हमेशा आयोनिक फॉर्म में होता है। अब आयोनिक फॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 हम फॉस्फेट की बात करेंगे, नंबर 2 हम पेंटोस शुगर की बात करेंगे डिटेल में, और नंबर 3 हम नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पहले मैं फॉस्फेट की बात करूंगा, फिर पेंटोस शुगर की, फिर नाइट्रोजनस बेस की। अब आ जाओ, फॉस्फेट नंबर 1, फॉस्फेट। फॉस्फेट किस फॉर्म में होता है? आयनिक फॉर्म, प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म।
जैसे OH OH OH। अगर मैं इसकी आयनिक फॉर्म बनाऊंगा तो आयनिक फॉर्म समझ गए होगे, फॉस्फेट ओ, यहां तक समझ में आया नहीं आया? कौन सी फॉर्म आ गई? आयोनिक फॉर्म, नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट पर, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 की बात करेंगे, शुगर। नंबर 2 शुगर। शुगर कौन सी शुगर होगी यहां पर? पेंटोस शुगर। अच्छा, पेंटोस शुगर में फ्यूरान रिंग होगी या पायरोन रिंग होगी, जरा बताओ। पेंटोस शुगर के अंदर फ्यूरान रिंग होती है या पायरोन रिंग होती है, जरा बताओ, देखो कितना याद है। यस, फ्यूरान रिंग, ठीक है। पेंटोस, इसमें 5 मेंबर रिंग होगी। 5 मेंबर रिंग को हम क्या बोलते हैं? फ्यूरान। फ्यूरान, चलो समझ में आ गई होगी। अब पेंटो शुगर यहाँ कितनी होती है? 2। पेंटो शुगर राइबोज भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है। राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। अगर मैं राइबोज शुगर का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अगर मैं राइबोज शुगर का डायग्राम बनाऊं, किसी को याद है? बीटा पोजीशन होगी इसमें, अल्फा पोजीशन होगी, जरा बताओ। बीटा डी राइबोज बोलते हैं, ठीक है, ये भी बीटा डी राइबोज ही है। बीटा बीटा पोजीशन होगी। ये पोजीशन बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं याद रखनी है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आप जानते हो पेंटो शुगर है और बीटा पोजीशन है, तो फटाक से बना दोगे आप। फर्स्ट कार्बन OH ऊपर आ गया, OH ऊपर आ गया तो पोजीशन क्या आ गई? बीटा। सेकंड कार्बन में तो OH नीचे होगा, थर्ड कार्बन में भी OH नीचे होगा, हाँ, फोर्थ कार्बन में अगेन OH ऊपर तो H नीचे, समझ रहे हो ना? हाँ, ओके, फिर CH2OH तो चला जाएगा, समझे? अब बताओ, ये क्लियर है बिल्कुल? बीटा डी राइबोज शुगर है, ठीक है। कितने मेंबर है इस रिंग के अंदर? 1 2 3 4 5 मेंबर है। पहला कार्बन कौन सा होगा यहाँ पर? ये फर्स्ट कार्बन होगा। क्या हम इसको ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि ये भी बीटा पोजीशन है, वो भी बीटा पोजीशन है, दोनों एक जैसी शुगर होती हैं। तो अंतर क्या होता है डीएनए और आरएनए में? अंतर क्या है? देखो, एक्चुअल में नेचर के अंदर सबसे पहले राइबोज शुगर आई थी, सबसे पहले राइबोज शुगर आई थी। इस राइबोज शुगर का एक स्टेप हुआ यहां पर, डीऑक्सीजिनेशन। यस,
डीऑक्सीजनेशन हुआ इसके अंदर। किस कार्बन पर डीऑक्सीजनेशन हुआ? डीऑक्सीजनेशन किस कार्बन पर हुआ था, बता सकते हो? सेकंड कार्बन पर। डीऑक्सीजनेशन कहां हुआ? सेकंड कार्बन पर। तो सेकंड कार्बन पर डीऑक्सीजनेशन हुआ और एक ऑक्सीजन चला गया, मात्र रह गया H, मात्र रह गया H। तो यही अंतर होता है डीऑक्सी राइबोस और राइबोस शुगर के अंदर। सोचो, तो पहले कौन आया नेचर में? पहले कौन आया? ऊपर H है, H है, ठीक है। तो नेचर में पहले कौन आया? पहले राइबोस शुगर आई, जो आरएनए में होती है, आरएनए में होती है। 5 मेंबर रिंग है, फ्यूरान रिंग होती है। बीटा पोजीशन है। बीटा क्यों? क्योंकि OH, अच्छा, अरे 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 अरे, बीटा पोजीशन है भाई, मैं तो, हाँ ठीक है, बीटा पोजीशन है क्योंकि OH ऊपर है, H नीचे है, तो बीटा पोजीशन में इधर भी कर दी। अब यहां क्या हो गया? डीऑक्सीजनेशन ऑन सेकंड कार्बन। तो जो पहले ये शुगर आई थी, इसमें सेकंड कार्बन पर डीऑक्सीजनेशन हुआ, इससे क्या बन गई? डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो डीऑक्सी कहां पर हुआ? सेकंड कार्बन पर। तो यहां पर सेकंड कार्बन पर डीऑक्सीजनेशन हो गया, तो अब बन गई राइबोस शुगर। ये कहां मिलती है? डी डीएनए। तभी डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं? राइबोस न्यूक्लियोटाइड। तो समझ में आ गया कि नेचर में पहले राइबोस शुगर आई या डीऑक्सी राइबोस शुगर आई? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यस या नो? अरे ये तो स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे ना मैंने आपको ग्लूकोज में ही। फ्यूरान, यस, फ्यूरान रिंग बनानी सिखाई थी आपको मैंने, 5 मेंबर रिंग। पायरोन रिंग बनानी सिखाई थी, इसलिए तुम्हें कार्बोहाइड्रेट ऐसा करा दिया कि तुम्हें दिक्कत ना आए। सेकंड कार्बन बेटा, सेकंड कार्बन पर राइबोस शुगर हेक्सो शुगर थोड़ी ना थी, भूल गए तुम? मैंने शुगर का क्लासिफिकेशन भी तो कराया था। ग्लूकोज से थोड़ी ना बनता है। बताओ जरा, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शुगर, हेक्सो शुगर है, पेंटो शुगर है, कौन सी शुगर है? पेंटो शुगर है भाई, तो उसमें कार्बन अलग होगा। मैंने आपको पायरोन और फ्यूरान रिंग्स हेक्सो शुगर में सिखाया था। हाँ बेटा, पेंटो शुगर है, तो 5 कार्बन वाली, मैंने इसका नहीं सिखाया था आपको। आपको इतना बताया मैंने, अगर किसी रिंग में 5 मेंबर हैं तो फ्यूरान, 6 मेंबर हैं तो पायरोन। डेफिनेशन तो सिखा दी है ना? हाँ बेटा, तो तुम जल्दीबाजी कर गए, ठीक है। चीजें सिखा तो मैंने दी है, पर ये हम बात कर रहे हैं पेंटोज शुगर की। पहले लिख दिया मैंने, कौन शुगर है? पेंटोज। वहां कराया था मैंने हेक्सोज, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। तो एक बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट? अब नंबर 3 पर हम बात करेंगे, नाइट्रोजनस बेस। 3 की पोजीशन, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। OH नीचे तो होता है, पहले तो OH नीचे ही होता है यहाँ पर, ठीक है। अरे वो 3 की पोजीशन हेक्सो शुगर में थी, फिर तुम कौन है ये? कौन है? कहाँ गया 3 की पोजीशन वाला, कहाँ गया? सब गधे बच्चे हैं, संकल्प स्टूडेंट गड़बड़ कर रहा है। अरे भाई, वो 3 की पोजीशन मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में नीचे ऊपर बताई थी। ये हम पेंटो शुगर बता रहे हैं। पेंटो शुगर कहां पढ़ाया था मैंने? पेंटो शुगर डायग्राम यहां बना रहा हूं मैं। यहां तक कोई डाउट? अब तीसरा हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। अगर मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करता हूं तो ये डायग्राम आज आपको प्रैक्टिस करके लाने हैं, चारों साइड डायग्राम, ठीक है। अब यहां डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो क्या है? क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे डायग्राम, मैं बताऊं एनसीईआरटी में लगा रखी है ये। अरे एनसीईआरटी कहां गई? एनसीईआरटी में दे रखा है एडेनिन का और यूरेसिल का। एडेनिन, एडेनोसिन और एडिनाइलिक एसिड में अंतर क्या होता है मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये अभी करके लाने हैं आपको अभी, ठीक है।
नाइट्रोजनस बेस की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजनस बेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्यूरिन्स एंड पायरेमिडिन्स। प्यूरिन्स डबल रिंग कंपोनेंट होते हैं, इसमें कौन कौन आ जाएगा, एडेनिन प्लस गुआनिन और पायरेमिडिन। इसमें कौन आ जाएगा, साइटोसिन प्लस थायमिन प्लस यूरेसिल, जिसमें यूरेसिल मैंने क्या बताया था, यूरेसिल कहाँ होता है, आर एन ए, और थायमिन कहाँ होता है, डी एन ए। साइटोसिन दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। डीएनए में साइटोसिन थायमिन होगा, आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होगा। कोई डाउट? अब एक तरफ मैं बात करूंगा प्यूरिन की, एक तरफ मैं बात करूंगा पायरेमिडिन की, समझ लो। याद क्या करना है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको करा भी दूंगा, अगले लिस्ट में बनाना सिखा दूंगा आपको, पर मैं चाह रहा हूं तब तक आप बना के लाओ। ये हो गए एडेनिन और गुआनिन, ये हो गए वही साइटोसिन, यूरेसिल, और यहां आ गया थायमिन। ध्यान रखना, पहले आरएनए आया, ये कहां होता है, यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए, समझना, प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए। फिर आरएनए से कहां बनेगा, प्रेजेंट इन डीएनए। ऐसे नहीं, मैं सिंपल लिख रहा हूं, तो मैं पूरी समझा रहा हूं, एक एविडेंस तो दे चुका हूं मैं। ये कहां होता है, आरएनए, ये कहां होता है, डीएनए। तो पहले आरएनए आया, डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, तो पहले राइबो शुगर आई, इसका क्या हुआ, राइबो शुगर का क्या हुआ, डीऑक्सीजनेशन, फिर बन गई डीऑक्सी राइबो शुगर, यानी डीएनए बाद में बना होगा। पहले आया आरएनए, उसमें क्या था, यूरेसिल, यूरेसिल का क्या हुआ, मिथाइलेशन, क्या हुआ, मिथाइलेशन, क्या हुआ इसका, मिथाइलेशन। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं मैं इवोल्यूशन की। मिथाइलेशन जो बहुत कंसेप्चुअल बच्चे बता पाएंगे इवोल्यूशन के अंदर। भाई यहां पर फिफ्थ कार्बन पर मैंने मिथाइलेशन किया और CH3 जोड़ दिया। भाई नेचर में पहले आरएनए आया, उसका फिफ्थ कार्बन पर मिथाइलेशन हुआ और बन गया क्या, थायमिन। यानी अगर मैं तुमसे कहूं यूरेसिल और थायमिन में अंतर क्या है, ओनली मिथाइलेशन का ही तो अंतर है। भाई यहां पर पहले आरएनए आया, फिर डीएनए बन गया, उसमें फिफ्थ कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। आई या नहीं आई, फिफ्थ कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया और बन गया थायमिन, ठीक है। कौन है ये भाई, चलो समझ में आया। तो एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए प्यूरिन्स में क्या क्या आते हैं, डबल रिंग कंपोनेंट है, सिंगल रिंग कंपोनेंट है। ये डबल रिंग है, ये सिंगल रिंग है, ठीक है। यूरेसिल और थायमिन में अंतर क्या होता है, पहले नेचर में यूरेसिल आया, थायमिन आया, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ये मुझे लग रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं। एक चीज और ऐड कर लो बस, अगर मैं तुमसे कहूं यहां नाइट्रोजन कहां कहां किस कार्बन पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो क्या बोलोगे आप, एडिनिन का एक नाम और होता है, एडेनिन का एक नाम और होता है, जरा बताओ, 6 अमाइनो प्यूरिन। ध्यान से देखो, अमाइनो ग्रुप किस कार्बन पर लगा हुआ है, छठवें कार्बन पर। यहां अमाइनो ग्रुप किस कार्बन पर लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पर। ऑक्सीजन कितने पर लगा हुआ है, 6 कार्बन पर। ध्यान रखना, इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। अमाइनो ग्रुप कितने कार्बन पर लगा हुआ है, फोर्थ कार्बन पर। ऑक्सीजन किस कार्बन पर लगा हुआ है, फोर्थ कार्बन पर। यहां भी फोर्थ कार्बन पर यहां फिफ्थ कार्बन पर मिथाइलेशन हो गया। ये डिफरेंस है, इन्हीं के बेस पे इनके नाम है जिन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं, ठीक है, एडेनिन का एक नाम और होगा, क्या बोलोगे आप, जरा बताओ, 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 अमाइनो प्यूरिन, क्या बोलोगे इसको, 6 अमाइनो
प्यूरिन, 6 अमाइनो प्यूरिन। क्लियर है बिल्कुल, 6 अमाइनो प्यूरिन, ये नहीं भूलना है आपको। अच्छा, ग्वानिन को क्या बोलेंगे जरा बताओ? 6 ऑक्सी 2 अमाइनो, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। समझ रहे हो? हाँ, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। ये आपको याद रखना है, यानी ये याद रखना है आपको भाई, छठवें कार्बन पर अमाइनो ग्रुप होगा एडेनिन के अंदर, ग्वानिन में छठवें कार्बन पर ऑक्सी ग्रुप होगा और दूसरे कार्बन पर अमाइनो ग्रुप होगा। इस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे ही इनके भी नाम रख सकते हो। साइटोसिन का, साइटोसिन को क्या बोलोगे भाई? 2 ऑक्सी 2 ऑक्सी 2 ऑक्सी 2 ऑक्सी 2 ऑक्सी 4 अमाइनो, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो। समझ रहे हो? हाँ, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो। लिख दूं मैं नीचे 2 ऑक्सी 4 अमाइनो, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरेमिडिन। ये नेम आपको याद रखना है, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरेमिडिन। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, चलेगा क्या? ये समझ में आ गया होगा, ये तो इवोल्यूशन का कंसेप्ट है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम, जरा बताओ? एक जैसा लग रहा है क्या? क्या अलग है? कुछ अलग है। यहां 2 ऑक्सी 4 अमाइनो है, यहां दोनों ही ऑक्सी हैं, 2 4 डाई ऑक्सी, 2 4 डाई ऑक्सी पायरेमिडिन। समझ रहे हो? हाँ, 2 4 डाई ऑक्सी पायरेमिडिन। इसको मैं हटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने, 2 4 डाई ऑक्सी पायरेमिडिन, 2 4 डाई ऑक्सी पायरेमिडिन। कोई डाउट? 2 4 डाई ऑक्सी पायरेमिडिन। अब ध्यान से देखो, यहां मिथाइल ग्रुप कितने पे लगा हुआ है? 5वें पर। ऑक्सीजन कितने पे लगा हुआ है? दूसरे पर। और कहां लगा हुआ है? चौथे पर। तो क्या बोलोगे? 5 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्सी, 5 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्सी पायरेमिडिन। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो 5 मिथाइल आ गया, 5 मिथाइल 2 4 डाई ऑक्सी, डाई ऑक्सी पायरेमिडिन। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है? ये नाम आपको, मुझे देखो, ये डायग्राम मुझे चाहिए याद करे हुए, सिंपल। ठीक है, ये डायग्राम मुझे चाहिए, डबल रिंग कंपोनेंट, सिंगल रिंग कंपोनेंट। ठीक है, सिंगल रिंग में अंतर क्या है? ये अंतर है, यहाँ 2 4, भाई यहां पर 2 ऑक्सी 4 मिथाइल ग्रुप लगा होगा, बस ये अंतर है, जो अंतर है लिख दिए मैंने, बात भाई कॉमन स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, 2 4 डाइऑक्सी आ जाएगा, यहाँ 5 मिथाइल 2 4 डाइऑक्सी आ जाएगा, सिंपल है भाई। सेम एक जैसे स्ट्रक्चर दोनों का, बस क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप का अंतर आ गया। यहाँ सेम एक जैसे स्ट्रक्चर है, ज्यादा अंतर नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर, सेम एक जैसा स्ट्रक्चर है, अंतर क्या है? यहाँ भाई 4 पर नाइट्रोजन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप आ गया, कोई अंतर नहीं, तीनों के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। यहाँ नाइट्रोजन आ गया, यहां ऑक्सीजन आ गया, और यहां मिथाइल ग्रुप आ गया, बस। कितना अंतर याद रखना है? पहला अंतर आपको ये याद रखना है, मैं बता दे रहा हूं, बॉक्स बना दे रहा हूं, जो अंतर है, जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ये यहां पर इसकी जगह ये आ गया, तो यहां मिथाइल ग्रुप आ गया इसकी जगह, और कोई अंतर नहीं है, तीनों के अंदर सेम स्ट्रक्चर है। यहां सेम स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर याद कर लो, इसका एक स्ट्रक्चर याद कर लो, इसका एक स्ट्रक्चर याद कर लो, हो गया सिंपल। लोग कहते हैं ना सर भूल जाता हूं उतने डायग्राम, कुछ है ही नहीं भाई, एक डायग्राम याद रखो, इसका एक डायग्राम याद रखो, सबको सेम एक ही चीज है। इसमें क्या, छठवें कार्बन पर अमाइनो ग्रुप होता है, या छठवें कार्बन पर ऑक्सीजन ग्रुप आ गया, सेम। हाँ, छठवें कार्बन पर ऑक्सीजन और दूसरे कार्बन पर अमाइनो ग्रुप आ गया, बस इंटरचेंज हो गया, ये आ गया तो ये कह सकते यहाँ आ गया, बस, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ ये अंतर है, ये अंतर है, और ये अंतर है, बस कोई अंतर नहीं है। 2 डायग्राम आपको याद करने हैं। अब बताओ होमवर्क में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा?
स्पेलिंग अभी मत याद करो, स्पेलिंग मैं कराऊंगा अगली क्लास के अंदर। मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या होता है। पहले नाइट्रोजनस बेस की स्पेलिंग, फिर न्यूक्लियोसाइड की स्पेलिंग, फिर न्यूक्लियोटाइड की स्पेलिंग, जो आता है क्वेश्चन, ये अगली क्लास में कराने वाला हूं मैं, ठीक है। यहां तक अभी बेसिक करा दिया मैंने आपको। बेसिक का मतलब मैंने ये बता दिया आपको कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए पढ़ने वाले डिफरेंस क्या होता है। फिर मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 3 चीजों के मिलने से बनता है। और इन तीनों को डिटेल में समझा दिया, फॉस्फेट कैसा होता है, सुगर कौन सा होता है, और नाइट्रोजनस बेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डायग्राम सिर्फ एक आपको ये याद करना है, डाई रिंग और एक सिंगल रिंग, और ये नाम याद करने हैं, ठीक है। एडेनिन के अंदर 6 अमाइनो प्यूरिन, तो छठवें पे एक अमाइनो ग्रुप लगा दोगे और कुछ भी नहीं है। यहां पर 6 ऑक्सी, छठवें पे ऑक्सी लगा दोगे, तीसरे पे अमाइनो लगा दोगे, फिर दूसरे पे अमाइनो लगा दोगे, ठीक है, प्यूरिन हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, ठीक है, पायरेमिडिन की। तो साइटोसिन का एग्जांपल याद कर लो बस, सिंगल रिंग, इसको 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरेमिडिन कहते हैं। तो इसको 2 ऑक्सी और 4 ऑक्सी यानी 2,4 डाई ऑक्सी पायरेमिडिन कहते हैं। इसको 2,4 डाई ऑक्सी तो है ही, पर 5वें पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको अभी ड्यूरिंग एवोल्यूशन इससे ये बना है, इससे ये बना है, ठीक है। यानी पहले आरएनए आया फिर डीएनए आया, समझ रहे, ड्यूरिंग एवोल्यूशन इससे ये बना है, इसका मिथाइलेशन हुआ है, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन होने से, ठीक है, आपका थाइमिन बन जाता है। इतना आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, बस। अब बहुत बेसिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और इनके जो नेम है, ठीक है, न्यूक्लियो, ठीक है, हाँ, न्यूक्लियो मतलब सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि साइड के अंदर फॉस्फेट नहीं होता। ये पूरा मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगा, शर-गैफ रूल बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा शर-गैफ रूल के, ठीक है। और लिपिड वाला पार्ट मैं पूरा करा दूंगा अगली क्लास के अंदर, ठीक है। और फिर जो लास्ट क्लास होगी उसमें मैं उसमें वो कराऊंगा मैं एंजाइम्स, चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। 2 से 3 क्लास मान के चलो, उसमें चैप्टर आपका एंड है। और उसके बाद फिर तो वही एनिमल किंगडम स्टार्ट कर दूंगा, जो अगेन याद करने का है, ठीक है। तो यहां तक मुझे चाहिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो जाए एक बार, फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी कराना चाह रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो टाइम ठीक है, ओके हो गया, कोई नहीं, ठीक है। तो यहां तक आप करके ला रहे हो होमवर्क में, मुझे ये डायग्राम एकदम प्रैक्टिस में चाहिए। चलो मैं अभी तो कराऊंगा, अभी नहीं, ये मैं कराऊंगा आगे। इसमें कुछ स्टोरी भी सुनाऊंगा मैं आपको, यस, विल्किंस की स्टोरी है, गजब, वो सुनाऊंगा पूरी की पूरी में। फ्रैंकलिन विल्किंस, एनसीईआरटी एक बार देख लेना आप, ठीक है। डीएनए आरएनए का बस इतना ही दे रखा है, डीएनए आरएनए ही खत्म कर रखा है इन्होंने, ठीक है। मैं लास्ट में करा दूंगा, एक ही इतना ही एनसीईआरटी में दे रखा है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। बस इतना ही है, खत्म इतने में। ये मैं कराऊंगा अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। जितना मैंने आज दिया है उतना अच्छे से कर लेना और पुराना सारा रिवीजन कर लेना। बायोमोलिक्यूल तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट, ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी तुम्हें फिर भी कोई कमेंट आते हैं तो अपने जो लेक्चर के नीचे कमेंट लिख दिया करो, उसमें मैं देख लिया करूंगा। जितने भी कमेंट करने हैं, अच्छा लग रहा है तो लिख दो, बुरा लग रहा है तो लिख दो, डाउट आ रहे हैं तो लिख दो, कुछ कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। जिसको मैं एक बार स्क्रॉल करके जरूर देख लेता हूँ कि हाँ बच्चे को कहाँ आ रहा है, अगली क्लास में क्या मुझे बताना है उसको, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीक, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल नेक्स्ट वीक पूरा एकदम सेट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। और एनसीईआरटी में साथ लेके चल रहा हूं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होना चाहिए कि एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, मुझसे तो बहुत ऊपर पढ़ रहे हैं। और इस तरह पढ़ लोगे, क्योंकि इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से कर रहा हूं, इतना कर लोगे, और इतना मैं ठोक पीट के करा रहा हूं तुम्हें, मतलब छोड़ नहीं रहा, तुम्हारी छोटी छोटी चीजें भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। इतना कर लोगे तो नीट तो छोड़ो, तुम एमबीबीएस का पहले प्रॉफ का एग्जाम भी बढ़िया करके आओगे, जबरदस्त वाला। हाँ, फिर आगे जाकर के डीप में पढ़ना है तो फिर वो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, एक एक चीज का बहुत डीप में जाकर के। वो तो भाई पढ़ोगे तो आगे पढ़ना ही पड़ेगा, एमबीबीएस करोगे तब, ठीक है। ओके, बाय बेटा।
बाय 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 बाय। हाँ, शाम को ध्यान रखना बेटा, शाम को हम लेक्चर में मिल रहे हैं वाईटी पर। पूरा स्केलेटल सिस्टम वन शॉट में मैं करा रहा हूँ, वन शॉट में, ठीक है। और हाँ बेटा, कल हम लोगों ने ये जो बैच का और किताबों का, ठीक है, ये ऑफर है, वो अभी 2 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अगर कोई तुम्हारा दोस्त या कोई वास्तव में लेना चाहता है यार, तुम भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो आप कर दो, ठीक है, अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, ठीक है। ओके, चलो बेटा, बाय 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 बाय। आज शाम को मिल रहे हैं, ठीक है, वाईटी पर। सेशन को लाइक तो कर देना भाई, ठीक है, सेशन को लाइक कर देना। और एक और चीज, ठीक है, ठीक है, इन सब की पीडीएफ ऑलरेडी मैं डालता जा रहा हूं, ठीक है। संकल्प बाय एमडी सर, एक तुम्हारे कहने पर ही मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, संकल्प बाय एमडी सर। वहां सब की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो वहां से पीडीएफ निकाल लेना, ठीक है। बाद बाकी का शाम को मिल रहे हैं, कहाँ, वाईटी पर, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के साथ।